97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में जो है, आपको मैं बताना चाहूँगी कि पहला जो है मतलब हम लोग कल के क्लास में ये देखा था कि प्रोविंस का सब्जेक्ट है, कोऑपरेटिव इज अ प्रोविंस सब्जेक्ट। और साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि वहाँ पे जैसे मद्रास प्रोविंस का अलग कोऑपरेटिव एक्ट बना, या बिहार का, या और बॉम्बे का, ऐसे अलग अलग बना। तो बाद में जो जैसे इंडिपेंडेंट हो गया अपना कोऑपरेशन, क्या हो गया, स्टेट सब्जेक्ट करके आ गया। हर एक स्टेट का अपना अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आ गया। जैसे महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 एंड रूल 61 करके आ गया। तो वो एक्ट के बाद बहुत सारा अभी 2011 में तो 97th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया फॉर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए 2011 में। इसका मेन उद्देश्य यानी 97th अमेंडमेंट जो है, 97 घटना करके बोलते हैं ना हम लोग, तो उसका मेन उद्देश्य क्या था कि कोऑपरेटिव क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, ऑटोनोमस एंड प्रोफेशनल फंक्शनिंग होना चाहिए पूरा देश में। ऐसा सोच के ये जो है 97th अमेंडमेंट आ गया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक सेक्शन को, एक आर्टिकल, सेक्शन नहीं है, आर्टिकल को उन्होंने जोड़ दिया गया है 43B करके। तो ये 43B जो है क्या बोलता है कि स्टेट्स जो राज्य है ये वॉलेंट्री फॉर्मेशन होना चाहिए, कोऑपरेटिव संस्था ऑटोनोमस फंक्शनिंग होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक कंट्रोल जो अपना जो है ऑलरेडी आप सबको पता है, हमारा तत्व भी बताता है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है कोऑपरेटिव में होना चाहिए करके जो है ये 43B का जो है एक आर्टिकल वहां पे जोड़ा गया है। और ये 43 आर्टिकल का क्या मेन फीचर्स है अगर देखना चाहेंगे, तो ये क्या बोलता है आर्टिकल 43B कि कोऑपरेटिव को एक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट करके जो है एक अधिकार दिया गया है। और पहला क्या होता था कि एक वन रिजर्वेशन सीट जो है, रिजर्वेशन सीट दिया गया यहाँ पे। क्या क्या था, SC ST के लिए एक, और 2 वुमेन के लिए करके। एवरी बोर्ड ऑफ सोसाइटी में जो है कोऑपरेटिव जो भी सोसाइटी रहेगा तो 2 महिलाओं के लिए और एक जो है SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। और क्या होगा कि देखिए, पहला इलेक्शन कमीशन नहीं था, अपना कोऑपरेटिव इलेक्शन कमीशन नहीं था। अभी ये 43B के कारण हमारे इधर क्या हो गया कि एक कोऑपरेटिव इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया है। नियामक मंडल आप सभी जानते हैं ना, अभी इलेक्शन कमीशन है, सभी कोऑपरेटिव संस्था का इलेक्शन पहला जो है रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देखता था, बट अभी क्या हुआ, सेपरेट एक एजेंसी जो है इलेक्शन कमीशन 43B के हिसाब से अपना इधर आ गया है। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, देखिए पहला क्या था, किसी संस्था में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो टेन्योर होता था, अवधि करके बोलते हैं ना, किसी का 3 साल था, कहाँ पे भी 5 साल था, ऐसा जो है वो सब निकाल के यूनिफॉर्मिटी किया, टेन्योर में यूनिफॉर्मिटी किया, कितना, 5 साल का जो है यूनिफॉर्मिटी जो है ये किया गया है। और रेगुलेटर बॉडी को क्या किया है, प्रोविजंस कर दिया है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है वाइंडिंग अप करना है, या ये सभी जो चीजें है, रेगुलेशन बॉडी को कैसे काम करना पड़ेगा, सहकारी तत्व के आधार जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या बाकी जो चीजें हैं उसके आधार पर चलना पड़ेगा। पहला क्या होता था, बहुत सारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते थे, मतलब किसी संस्था में 30-35 ऐसा कुछ था। अगर मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर बड़ा संस्था है तो मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 21 करके यहाँ पे बोला। छोटा संस्था है तो 11 है, ऐसा मिनिमम 11 तो है, बट मैक्सिमम 21 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे होता है। और इनको क्या किया है, फिक्स टर्म दिया गया। फिक्स टर्म का मतलब क्या है, 5 साल, तो मिनिमम 5 साल का जो है, और एवरी जो है 5 साल में इलेक्शन जो है यहाँ पे किया जाएगा, और जो इलेक्टेड बॉडी है वो ऑफिस बेरियर करके बन जाएंगे, जो बोर्ड ऑफ मेंबर है वो ऑफिस बेरियर करके बन जाएंगे। और क्या किया है, मैक्सिमम टाइम लिमिट 6 मंथ, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंशन में किया गया है, अगर किसी कारण के लिए एक बोर्ड जो है सस्पेंड हो गया है, तो उसके लिए क्या होगा, पहला क्या होता था, उसका सस्पेंशन है पीरियड करके
लंबा जो है खींचा जाता था। बट 43B में क्या किया है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का किसी कारण के लिए सस्पेंशन रहेगा तो 6 मंथ के अंदर क्या होना चाहिए, नया जो इलेक्शन होके फिर नया बोर्ड आना चाहिए, ऐसा जो है बोला गया है। और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट के बारे में बताया गया है। प्रोफेशनल ऑडिट, देखिए पहला क्या होता था, डिपार्टमेंट का ऑडिटर जो है ऑडिट करता था, अभी क्या हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकता है। एंड अभी आप सभी जानते हैं सर्टिफाइड ऑडिटर का भी एक पैनल है, तो वो भी एक क्या है, प्रोफेशनल ऑडिट करते हैं। तो एक ऑडिट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट जो है, डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते, एक प्रोफेशनल ऑडिट करके वहां बोला गया है। और एक है एक महत्वपूर्ण है 43AB में जो बोला जाता है कि मेंबर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ माहिती पूछता है तो वो देना चाहिए, क्योंकि उसका राइट है करके बोल रहा है, उसका एक अधिकार है। अगर मैं एक सोसाइटी का मेंबर हूँ, मैं सदस्य हूँ, तो मुझे कुछ माहिती चाहिए, मैं जाके सोसाइटी में अगर मैं पूछूंगी तो वो माहिती देना ही पड़ेगा, क्यों, वो मेरा अधिकार है। तो ये एक अधिकार दिया गया है। और जो सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया, ज़्यादा अधिकार दिया गया है कि रिपोर्ट जो लेने का है, अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अकाउंट का लेने का है, और यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल सच मेंबर जो भी रहेगा उनका सभी चीज़ें जो है यहाँ ले सकते हैं। और एक है, अगर सोसाइटी कुछ ऑफेंस करता है तो उसका ऑफेंस के हिसाब से क्या होगा, पेनल्टी भी रहेगा। तो एक पहला नहीं था पेनल्टी, बट अभी क्या हुआ, पेनल्टीज भी, जो ऑफेंस है उसके आधार पर पेनल्टीज भी ये किया गया है। तो ये हो गया अपना 97th अमेंडमेंट के बारे में। मैं देखिए आपका जो यूजुअली बाद में यानी एट द एंड ऑफ जो अपना ये जो एनवायरनमेंट का क्लासेस खत्म, यानी अपना जो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, बाद में मैं आपको कौन कौन सा जो विषय अपने को पढ़ने का है मैं आपको बताऊंगी। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किसी को यहाँ पे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं 97th अमेंडमेंट के बारे में। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो, नहीं तो नेक्स्ट में जाऊंगी। बोलेंगे कोई? सुन रहे हैं ना सभी? ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे मेजर रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटी। कल मैंने छोड़ा था थोड़ा सा, क्योंकि कंटिन्यू कमेटी का मैं ले लूँ करके। 1914 में मैकेगलन कमेटी यानी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बिठाया गया था, यानी पहला कमेटी करके बोलते हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया है कि कुछ कंडीशन डाला गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, मैकेगलन कमेटी। एक कमेटी क्या बोलता है, हर एक सदस्य को सहकारी तत्व का माहिती होना चाहिए। और साथ में क्या बोलता है, जब भी सोसाइटी को आप फॉर्मेशन करते हो या सिलेक्शन करते हो तो उसमें केयरफुली जो है आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, और जो मेंबर सेलेक्ट हो जाता है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, यानी प्रामाणिक होना चाहिए करके बोलता है। और सोसाइटी का जो है डीलिंग के बाद, डीलिंग यानी वो जो सोसाइटी का काम चलता है, तो किसको, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन किसको देना चाहिए, केवल मेंबर जो है उसी को देना चाहिए करके इन्होंने रिकमेंडेशन किया। और लोन किसके लिए देना चाहिए, केवल प्रोडक्टिव पर्पस करके बोल रहे हैं, मतलब उस जो कर्जों को लेके उसका उत्पन्न वो करना चाहिए, मतलब उनका आर्थिक प्रगति जो है ज्यादा होना चाहिए, उस उद्देश्य से उन्होंने रिकमेंडेशन किया क्या कि लोन जो है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए देना चाहिए। और कुछ अगर ऐसा नहीं है सरकमटेंस, यानी ऐसा मुझे कंजम्पशन के लिए लोन चाहिए, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए करके बोला। और जब भी बोरोवर है, यानी लोन लेने वाला जो है, उसको जो सोसाइटी को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ता है। क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो कर्ज में ले रहा हूँ इसको मैं वापस दे दूंगा, और उसके लिए जो है मेरा इनकम आ जाएगा, और वो इनकम मतलब मैं अगर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ले रही हूँ तो मेरा इनकम आ जाएगा, ऐसा सेटिस्फैक्शन जो सोसाइटी को एक बोरोवर को देना पड़ेगा। और और लोन जो जब दिया जाता है, हेलो, हाँ बोलिए, लोन जो है दिया जाता है तो उस वक्त क्या होगा
कि कमिटी मेंबर जो है वहाँ देखेंगे, विजिलेंट करेंगे कि पर्पस क्या है, किस लिए यूज किया जाएगा, तो उसके बाद जो है उसका लोन जो है ग्रांट किया जाएगा। और इन केस अगर बोरोवर बोल रहा है कि मैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, बट उसने अलग पर्पस के लिए अगर पर्पस के लिए उसका लोन को उपयोग किया, उसको वापस लेने का भी अधिकार वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को था। और सोसाइटी में क्या किया था कि सेविंग्स के बारे में, यानी थ्रिफ्ट, यानी लोगों में बचत के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसका उनको मोटिवेशन करना चाहिए करके कमेटी बोला। और सजेशन भी दिया, अगर अपना कोऑपरेटिव मूवमेंट बढ़ोतरी होना चाहिए तो उसने मैकेगलन कमेटी ने सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया कि 1 सोसाइटी 1 विलेज, मतलब एक सोसाइटी जो है, एक गांव में एक ही सोसाइटी होना चाहिए, ज्यादा सोसाइटी नहीं होना चाहिए। देखिए अगर ये हम लोग फॉलो करते थे, आज आपने देखा होगा गांव में जो है, फॉर एग्जाम्पल विकास संस्था, एक गांव में बहुत सारा, हम लोग 6-7 बहुत सारा गांव है जहाँ पे 6-7 भी सोसाइटी हम लोग देख रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ, हमारा विविधकारी सेवा संस्था का कार्य भी बिल्कुल ठीक नहीं रहा। बट मैकेगलन कमेटी उसी वक्त, यानी 1914 में बोला गया था, क्या बोला गया था उन्होंने, एक गांव एक सोसाइटी करके उन्होंने बोला गया था। और वो क्या बोलता है, सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा होगा तो उसको मैनेज करना बहुत ही कम मुश्किल हो जाता है। इसलिए सोसाइटी छोटा रहेगा तो सुपरविजन भी, बाकी जो चीजें है बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं करके बोला। और क्या बोला है, लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड हो सकता है करके बोला है। और क्या है, डिपॉजिट के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ऐसा नहीं है, और ये भी बोलते हैं कि कमेटी मेंबर जो रहेगा उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ज्यादा डिपॉजिट रखो, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए करके भी बोला है। और उसी वक्त से देखिए ना, 1914 से मैकेगलन कमेटी का रिकमेंडेशन अगर आप देखेंगे कि रिकवरी ऑफ लोन के बारे में, लोन का जो है कर्ज जो है उसको वापस जो करने का जो है, रिकवरी ऑफ लोन के बारे में ज्यादा जो है महत्वपूर्ण दिया गया था। और सोसाइटी का ऑडिट कंटिन्यू बेसिस पे होना चाहिए करके बोला गया है। और सोसाइटी को क्या है, रिजर्व फंड रखना चाहिए करके बोलते हैं। और क्या होगा, सोसाइटी अगर बोरोइंग करता है तो बोरोइंग कैसे होगा कि मेंबर का बोरोइंग पावर के आधार पर सोसाइटी का बोरोइंग होना चाहिए करके बोल रहा है। और गवर्नमेंट क्या करना चाहिए कि ग्रेटर कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट थोड़ा सा कंट्रोल जो है सोसाइटी के ऊपर होना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट है, मूवमेंट है, उसको देखना चाहिए करके बोल रहे हैं। और जो सोसाइटी है तो वहां पे एक सेंट्रल बैंक एक सेटअप होना चाहिए। देखिए मैकेगलन कमेटी का ही रिकमेंडेशन के आधार पर आज जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हम जो बोलते हैं, तो 1914 में ही सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है स्थापित हो गया, इनका जो कमेटी का आधार पर ही। और ये क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो जब बनेगा तो शेयर होल्डर्स ऑफ दी जो बैंक कौन रहेंगे, जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो शेयर होल्डर्स रहेंगे। और अदर फाइनेंशियल, यानी वो सबका, उसका पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट है सेंट्रल बैंक के द्वारा ही होगा। बाकी जो है एजेंसी के द्वारा जो है ये फाइनेंशियल ये नहीं लेना है, थ्रू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ही लेना पड़ेगा करके बोला है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट के बाद एक कमेटी आ गया है, वो कमेटी ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी 1954। ये क्या बोलता है, सहकार फेल हो गया बट ये सक्सेस होना चाहिए। देखिए 54 से ही चल रहा है। और उन्होंने क्या किया, दो जो है दो जो है कॉरपोरेशन को उन्होंने क्या किया, सेटअप किया। एक है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड, ये एनसीडीबी करके बोलते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड जो है बाद में नेशनल कोऑपरेटिव, ये जो एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बन गया है। और एक बोर्ड उन्होंने स्थापित करने के लिए रिकमेंडेशन दिया, ऑल इंडिया वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है वो स्थापित करने के लिए बोला।
और 2 फंड जो है यहाँ पे रखना चाहिए। एक है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड और एक है दूसरा नेशनल वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फंड रखना चाहिए करके बोल रहा है। और ये जो क्रेडिट स्टेबलाइजेशन मतलब पद को स्टेबलाइज करना है, तो इसके लिए क्या है, अपने को एक बॉडी को स्थापित किया गया है। क्या है, कौन सा एक क्रेडिट स्टेबलाइजेशन के लिए, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और डीसीसी बैंक के, ये जो है स्थापित किया। और एक फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन यानी राज्य को फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन के लिए एक स्टेट लेवल जो है कोऑपरेटिव स्टेट लेवल शेयर कैपिटल मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर कैपिटल जो है, क्या है, कौन करेगा, ये स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा हो जाएगा करके बोला। एंड यहाँ पे ये भी बोला गया है कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मतलब क्रेडिट, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग। मतलब इसका मतलब एक है, अगर पत संस्था जो है शेतकरी को लोन दे रहा है, तो लोन देने के बाद जो है जो ये आएगा फूड यानी अपना क्रॉप आएगा, उसका मार्केटिंग कौन करेगा, अपना इधर मार्केटिंग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। प्रोसेसिंग शुगर कोऑपरेटिव है, जिनिंग मिल है और अलग अलग जैसे पैडी प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ये सभी जो है उसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए करके बोला गया है। और जो स्टेट ज्यादा इंटरफेरेंस एंड कंट्रोल नहीं होना चाहिए करके भी बोला गया है। और क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में अगर हम लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर देखते हैं, उसी वक्त आ गया है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, स्टेट अपेक्स बैंक है हायर लेवल पे, मिड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है एंड प्राइमरी लेवल जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वैसे अगर लॉन्ग टर्म का बारे में बताना चाहेंगे, क्यों हम लोग देखना चाहेंगे, तो क्या है, स्टेट लेवल क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स यानी अपना प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स अभी महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है, बट बाकी राज्यों में नहीं है। उसके बाद जो है प्राइमरी जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स करके यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए था। और उन्होंने क्या किया, और एक रिकमेंडेशन किया, लिंकिंग ऑफ क्रेडिट विथ मार्केटिंग एक्टिविटीज। देखिए ऑलरेडी महाराष्ट्र में हो रहा है लिंकिंग ऑफ क्रेडिट विथ मार्केटिंग। मतलब क्या है, विकास संस्था जो है पद देता है फार्मर को उस उत्पादन के लिए, केन ग्रोन के लिए, और जो शुगर कोऑपरेटिव है क्या करता है, प्रोसेसिंग में उनका केन लेता है और जो पैसा है उनका जो पैसा आता है पहला क्या करेगा, जो पद संस्था को देगा और बाकी जो अमाउंट है अपना जो शेतकरी को देता है। ये ऑलरेडी हो रहा है महाराष्ट्र में, अभी भी कंटिन्यू ये चालू है लिंकिंग ऑफ क्रेडिट विथ मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है। और स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन जो है ईच स्टेट में जो है होना चाहिए करके बोला गया है। और एक प्रोफेशनल ऑडिट जो है सेटअप होना चाहिए करके। और ट्रेनिंग अरेंजमेंट जो ट्रेनिंग है सब जगह ट्रेनिंग जो है होना चाहिए करके। मतलब जो कोऑपरेटिव बॉडी जैसे मेंबर से लेके एम्प्लॉयज तक, मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय, सब प्रकार के जो लोग हैं इन लोगों के लिए कोऑपरेटिव ट्रेनिंग देने का जो है देना चाहिए करके ये किया है। उसके बाद और एक जो कमेटी आया ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी करके 1969 में। तो इसमें क्या बोला है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल क्रेडिट इन द रिजर्व बैंक। रीऑर्गेनाइजेशन रूरल क्रेडिट को रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, वो है रिजर्व बैंक में जाना चाहिए करके रिकमेंडेशन किया। और एक फार्मर स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी जो है कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है चालू करना चाहिए करके बोला गया है। और एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन को स्थापित करना चाहिए और मोर एक्टिव होना चाहिए करके भी बोल रहा है। और ओवरड्यूज के बारे में अगर हम बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, देखिए ऑल इंडिया रूरल रिव्यू कमेटी क्या बोलता है, देखिए तब से वो बोल रहा है अपना जो बोरोवर है उस बोरोवर को शिक्षण देना चाहिए। यानी क्यों वो ले रहा है, अगर वो वापस पैसा नहीं देगा उसके ऊपर क्या एक्शन दिया जाएगा। अभी भी हम लोग अपना जो है कस्टमर या बोरोवर्स को हम एजुकेशन नहीं देते, बट
ऑल इंडिया रूरल रिव्यू कमेटी में ही बोला गया है कि कस्टमर को जो है या बोरोवर्स को जो एजुकेशन देना चाहिए, और एक्सटेंशन स्टाफ को जो है ओवर ड्यू के बारे में ये करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चीफ है, तो इन सब के इनडिसिप्लिन के बारे में, या जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं इंटरप्ट नहीं होना चाहिए करके उन्होंने बोला। मतलब इसका है राजकारण के लिए, अगर राजकीय आ जाएगा तो आज भी हम लोग देखते हैं कर्ज माफी योजना या बाकी जो चीज़ें आते हैं, उसी वक्त बोला गया था कि राजकारण जो है यहाँ पे आना नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अगर दिया जाता है तो कर्ज माफी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए करके उसी वक्त बोला गया है। और यहाँ पे ये बोलते हैं गवर्नमेंट जो है अपना खेती प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए तो क्या करना चाहिए, रिकवरी माइंड जो है यहाँ पे ये रखते हुए एक क्लाइमेट जो है वहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी ज़्यादा यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस भी दिया गया है। और रिकवरी के लिए भी उसी वक्त 69 में ही बोला गया है, क्या है कि रिकवरी शुड बी ऑर्गेनाइज एफिशिएंटली। रिकवरी भी ड्राइव ऑफ रिकवरी, जो ड्राइव मतलब रिकवरी का ड्राइव जो है निकालना चाहिए, और उनको एडवांस में ड्यू डेट्स भी बताना चाहिए, और साथ में ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल जो है दोनों भी इन्वॉल्व करके यहाँ पे जो रिकवरी के लिए कोशिश करना चाहिए। स्पेशली सेंट्रल बैंक और जो मार्केटिंग सोसाइटी वहाँ पे अफिलिएटेड है, वो सब मिलके जो है रिकवरी के लिए मदद करना चाहिए। और ये प्रोविजन एनेबलिंग द स्टाफ, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है जब डिक्री करता है तो वहाँ पे रेवेन्यू मशीनरी जो है, मतलब यहाँ पे ये है जो हमारा इधर डिक्री होता है या बाकी जो चीज़ें हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत होना चाहिए करके बोल रहा है। और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग बैंक, तो ये क्या होना चाहिए, विजिलेंस होना चाहिए, बुक ऑफ एडजस्टमेंट, ताकि नॉन जीन्यून अगर रिकवरीज जो नहीं अगर रहेगा तो वो लार्ज स्केल में जो नहीं होना चाहिए करके यहाँ पे बोलता है। और डिफॉल्टर, डिस्क्वालिफाइंग डिफॉल्टर, मतलब प्रोविजन ऐसा किया करना चाहिए जो डिफॉल्टर है उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। कैसे डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, अगर कोई मेंबर लोन लिया है और वो डिफॉल्टर है तो सोसाइटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन सकता है या वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या है अपना एक्ट एंड रूल में बदलाव लाना चाहिए करके बोल रहा है। और एक रिकमेंडेशन किया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फंड जो है करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए करके बोले रिकमेंडेशन दिया था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन शुड बी सेटअप करके बोल रहा है। और स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी जो है स्थापित करना चाहिए करके बोल रहा है। और सदस्य यानी अपना कोऑपरेटिव मेंबर है उसको एजुकेशन देना चाहिए करके भी उन्होंने रिकमेंडेशन किया। और उसके बाद आया शिवरामन कमेटी करके बोलते हैं 1981 में, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करके। तो ये कमेटी क्या बोलता है, यहाँ पे देखना चाहेंगे हम लोग, आरबीआई शुड बी टेकन अप अ प्रायोरिटी बेसिस। ये आरबीआई जो है प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करना चाहिए कि एक एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट करना चाहिए ताकि प्रॉम्प्ट जो है रिकवरी होना चाहिए जो सोसाइटी को जो है एडवांस किया गया है। रिकवरी का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहिए, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी इनिशियली फिक्स्ड, मतलब हायर लेवल पे जो है थोड़ा ये करके बाद में रिबेट 2 और 3% जो है रिबेट जो देना है जो या रिपेमेंट देता है विदाउट एनी डिफॉल्ट, तो उनको क्या है 2 या 3% ऐसा रिबेट देने का भी यहाँ पे ये करना चाहिए। और ये भी बोलता है अगर डिफॉल्टर है तो डिफॉल्टर को क्या करना चाहिए, पब्लिसाइज करना चाहिए, मतलब डिफॉल्टर लिस्ट पेपर में या नोटिस बोर्ड में जो है लगाना चाहिए, ताकि जैसे बड़ा बड़ा जो है लैंडलॉर्ड्स है या यूजुअली जो बड़ा बड़ा लोग है जो लोन लिया है बट वापस नहीं दिया है कोऑपरेटिव का,
तो उनका नाम पब्लिसाइज करना चाहिए करके बोल रहा है। और विलफुल डिफॉल्ट अगर रहेगा तो उसमें सिविल मिस बिहेवियर करके उनको ट्रीट करना चाहिए, और साथ में क्रिमिनल अफेंस करके जो है यहाँ पे ट्रीट करना चाहिए करके बोल रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहिए उनको, अमेंडमेंट इंडियन पिनल कोड में जो है अमेंडमेंट करके, अदर रिलेवेंट स्टेटस में अमेंडमेंट करके क्या करना चाहिए, जो विलफुल डिफॉल्टर है उसको पनिशमेंट देना चाहिए करके उन्होंने रिकमेंडेशन किया। और क्या किया उन्होंने, क्या और शिवरामन कमेटी के आधार पर ही आज जो है लार्ज साइज मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है और फार्मर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी FSS ये भी जो है सेटअप हुआ। और देखिए शिवरामन कमेटी का आधार पर ही नाबार्ड का जो है नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंकिंग जो है चालू हुआ है बिकॉज ऑफ शिवरामन कमेटी का रिकमेंडेशन से। और विलफुल डिफॉल्ट को क्या ट्रीट करना चाहिए, एक क्रिमिनल अफेंस करके जो है ट्रीट करना चाहिए करके बोल रहा है। उसके बाद 1989 में एक और कमेटी आया, एग्रीकल्चर रूरल कमेटी रिव्यू कमेटी, उसको खुशरो कमेटी करके बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी था। ये कमेटी क्या किया, प्रॉम्प्ट इलेक्शन। आप सबको पहले क्या होता था, इलेक्शन अगर इस साल में इलेक्शन ड्यू है तो 2-3 साल होने के बाद भी इलेक्शन नहीं होता था, इसलिए इलेक्शन टाइमली होना चाहिए करके बोल रहे हैं। और कोऑपरेटिव लॉ में चेंज आना चाहिए, जो बार बार जो सेपरेशन होता था बोर्ड का वो नहीं होना चाहिए करके। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कैटेगराइजेशन जब करोगे तो वायबिलिटी नॉर्म के आधार पर या रीऑर्गेनाइजेशन करोगे तो लायबिलिटी या नॉर्म के आधार पर जो है करना पड़ता है, वो पहले नहीं हो रहा था इसलिए वो बोल रहे थे। और ऐसा एक ये क्या किया था, एक प्रोग्राम जो डेवलपमेंट करना चाहिए, जो 10 लाख तक लोन अगर लेते हैं यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी टेकन अप फॉर इंक्रीजिंग लोन बिजनेस 10 लाख तक लेना चाहिए। और अपना प्रॉफिट जो है, अगर सोसाइटी का प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज जो है चलना चाहिए। देखिए ये सभी जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ही इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। आप सभी जानते हैं विकास संस्था करके बोलते हैं हम लोग, विकासकारी सेवा संस्था है, जो DCC बैंक के लोग अपना ऑफिसर्स है यहाँ पे उनको पता है। तो ये नॉन क्रेडिट ये जो है क्या कर रहे हैं, अभी भी हमारे इधर बहुत सारा ऐसा एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, केवल क्या कर रहे हैं, लोन देना रिकवरी करना, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉन क्रेडिट एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो नॉन क्रेडिट एक्टिविटी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजर है, सीड है या मैन्योर है, इसका जो है सेल करना है, पेस्टिसाइड का सेल करना है, PDS दुकान हो सकता है या मार्केटिंग एक्टिविटी लेना है। तो ऑल सभी जो है नॉन क्रेडिट एक्टिविटी लेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट में आ सकते हैं। यानी बिजनेस डेवलपमेंट प्लानिंग के बारे में ही खुशरो कमेटी 1989 में ही बोला है, BDP करके बोलते हैं हम लोग। तो बिजनेस डेवलपमेंट प्लानिंग के बारे में उसी वक्त जो है ये किया है। और क्या बोला है कि डिपॉजिट जो डिपॉजिट भी लेने के लिए बोल रहा है, वर्ड इसको क्या है, कम करने के लिए बोल रहा है। और अपना स्टाफ क्वालिटी यानी एम्प्लॉय क्वालिटी जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोल रहा है। और अकाउंटेबिलिटी, अगर सोसाइटी कुछ होता है तो उसके लिए स्टाफ और बाकी जो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए करके बोल। और क्या बोल रहा है, स्टाफ टू बी सिलेक्टेड बाय सोसाइटी, मतलब सिलेक्शन कौन करेगा, सोसाइटी ही करेगा। देखिए बहुत सारा जो अभी भी तमिलनाडु में है बट अपना महाराष्ट्र में नहीं है अभी भी। तमिलनाडु में कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो क्या है, जो भी एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट से रहते हैं, बट महाराष्ट्र में अपना खुद का ही क्या है एम्प्लॉयज है। बट अभी भी अपना इधर क्या है, कॉमन कैडर सिस्टम है। कॉमन कैडर सिस्टम मतलब क्या हुआ कि DCC बैंक या डिपार्टमेंट के द्वारा उनको क्या है सिलेक्शन किया गया है। बट उसी वक्त 89 में खुशरो कमेटी क्या बोला है, जो भी स्टाफ रहेंगे वो स्टाफ कौन रहेंगे, सोसाइटी का ही रहेंगे। और ये भी बोला है अगर सोसाइटी का जो स्टाफ का पगार अच्छा होना चाहिए तो इंसेंटिव सिस्टम, यानी अगर वो बिजनेस करेगा, नॉन क्रेडिट एक्टिविटी करेगा, तो जो नॉन क्रेडिट एक्टिविटी करेगा तो इंसेंटिव सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए करके बोलता है। और एक यहाँ पे
अभी तक नहीं हुआ है। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया करके पार्लियामेंट में उन्होंने चेंज लाके, एक्ट में चेंज लाके ये बैंक को स्थापित करने के लिए किया गया है। ये बैंक क्या करेगा कि कोऑपरेटिव बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो भी फाइनेंसिंग ये है, ये नेशनल रिप्रेजेंटेशन रहेगा और कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करेगा करके उसी वक्त उन्होंने एक नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित करने के लिए रिकमेंडेशन किया। अभी तक ये बैंक अभी तक आया नहीं है, उसका लाइसेंस वगैरह मिला नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ टास्क फोर्स का 2004, जो ऑलरेडी अपना डीसीसी बैंक वाले हैं, इनको पता है, प्रोफेसर ए वैद्यनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चाहूंगी। देखिए, हम लोग 1904 एंड 2004 ऑलमोस्ट कितना साल हो गया, 100 ईयर। तो 100 ईयर में पहले से हम देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव का डेवलपमेंट होना चाहिए। मैककलन कमेटी से लेके अप टू खुशरू कमेटी तक क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट होना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए। बट वहाँ पे क्या हुआ कि अपना भारत में जो स्पेशली शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर में आप लोग देखते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि अपेक्स लेवल पे अभी एमएससी बैंक है, डीसीसी बैंक है और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जितना नहीं नेटवर्किंग ज़्यादा है, अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ लोन विवर स्कीम और बाकी जो चीज़ के कारण हमारा इधर क्या हो रहा था कि अपना कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर बहुत मतलब हालत बेकार था। तो उसको क्या करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि ये 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स का संस्था है और साथ में नेटवर्किंग भी ज़्यादा है। तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने 2004 में एक टास्क फोर्स करके प्रोफेसर ये वैद्यनाथन को क्या किया, उनका चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बिठाया गया था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने कोऑपरेटिव फेल्ड बट इट मस्ट सक्सीड करके जैसे बोला था वैसे ही इसने बोला, और बाद में क्या किया, अलग अलग जो है अपना रिकमेंडेशन किया। क्या क्यों ये फेल हो गया, उन्होंने बोला कि इसलिए फेल हो गया कि गवर्नेंस की बात, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको बिल्कुल पता नहीं है कि कैसे संस्था चलाना है। और क्या प्रॉब्लम आया था कि मैनेजरियल फंक्शंस में भी प्रॉब्लम आया था और फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसलिए इसको क्या करना चाहिए, इसको रिवाइव करना चाहिए, रिस्ट्रक्चर्ड करना चाहिए करके यहाँ पे रिकमेंडेशन किया। अभी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो उनका जो रिकमेंडेशन कैसा था, तो ये क्या बोला, लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होना चाहिए। किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट। क्यों स्टेट गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव इज अ स्टेट सब्जेक्ट, यानी अपना राज्य का ये है, तो इसलिए वो उस राज्य का जो कोऑपरेटिव लॉ में बदलाव लाना चाहिए करके बोला गया है। और फाइनेंशियली क्या किया, फाइनेंशियली अवेलेबल, मतलब संस्था अच्छा है बट फाइनेंशियली क्या है, प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट, क्लास में बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो यहाँ पे जो है आप देखते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर फाइनेंशियली अगर क्या है स्ट्रांग रहेगा तो सोसाइटी या अपना क्रेडिट शेतकरी को जो है बहुत और भी मदद कर सकता है। तो उसके लिए अभी लॉस में जो चल रहा था उस लॉस को हमें क्या करना है, निकालना है। और साथ में क्या करना पड़ेगा कि गारंटी, स्टेट गवर्नमेंट अगर उनको तो गारंटी देगा पैसा देने के लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। कैपिटल उनका जो है मिनिमम लेवल पे लाके रखना है। गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट शेयर कैपिटल यहाँ पे ये नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट अगर दे देंगे तो मदद हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, जो भी डीसीसी बैंक में काम कर रहे हैं उन सबको, सभी को पता है, बिकॉज ऑफ दिस वैद्यनाथन कमेटी एंड टास्क फोर्स का रिकमेंडेशन के बाद हमारे इधर हमने जो संस्था था, जैसे विकास संस्था है, डीसीसी बैंक है, तो और हाँ एमएससी बैंक, इन तीनों को भी बहुत फायदा हुआ। जो ए बी एंड सी कैटेगरी का जो है क्या किया था, सोसाइटी का जो ऑडिट में क्लासिफिकेशन किया गया था उसके आधार पर जो अक्यूमुलेटेड लॉस को कम करने के लिए क्या किया उन्होंने, पैसा जो गवर्नमेंट का पैकेज मिल गया। और गवर्नमेंट ने, यानी यहाँ पे क्या हुआ था, सम परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट एंड सम परसेंटेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया।
और उनको एक वायबिलिटी आ गया। ये पैकेज के बाद बहुत सारा संस्था को जो है वायबिलिटी आ गया। और गवर्नमेंट जो है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल जो है यहाँ पे रिफॉर्म करना चाहिए करके बोल रहे हैं। गवर्नमेंट मतलब ये क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव ट्रूली डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मेंबर ड्रिवन, मतलब सदस्य को लगना चाहिए ये मेरा संस्था है करके, ऐसा मान ये आना चाहिए। और वोटिंग राइट्स जो दिया गया था, देखिए पहला वोटिंग राइट किसको था, ओनली मेंबर को था। अभी क्या दिया गया इस वैद्यनाथन कमेटी में, डिपॉजिटर को भी वोटिंग राइट दिया गया है। और स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए करके बोल रहा है। और गवर्नमेंट का इक्विटी, मतलब पहला गवर्नमेंट का था, इतना परसेंटेज जो है शेयर गवर्नमेंट का रहता था, बट अभी वो निकाल दिया गया है। और पहला देखिए गवर्नमेंट नॉमिनी करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते थे अपना बोर्ड में, हर एक, जैसे प्राइमरी संस्था हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल संस्था हो या स्टेट लेवल संस्था हो। बट अभी जो है वैद्यनाथन कमेटी के आधार पर उसको निकाला गया है। और विद्रॉइंग द रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर फॉर फाइनेंशियल मैटर, जो रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर था फाइनेंशियल मैटर में उसको निकाला गया है। और एक बताया गया है कि कोऑपरेटिव को जो है फ्रीडम दिया गया है कि कौन सा भी जैसा डीसीसी बैंक के पास उनको नहीं जाना है, अगर वो कौन सा भी अगर नियर बाय बैंक, अगर महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उधर भी जाके वो लोन ले सकते हैं, ऐसा एक जो है उनको फ्रीडम दिया गया है। और अपर टायर मतलब प्राइमरी सोसाइटी डीसीसी बैंक में ही रहना चाहिए ऐसा नहीं है, वो क्या है कौन सा भी जो अपर टायर में वो लिंक हो सकते हैं करके भी दिया गया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के साथ साथ एक पैरेलल एक्ट करके भी होना चाहिए, जो अपर टायर में मेंबर ये होना चाहिए करके, बट महाराष्ट्र में अभी भी नहीं है अपने पास। अगर हमें नियर बाय अपना नेबरिंग स्टेट कर्नाटक में अगर देखते हैं, कर्नाटक में दो एक्ट है, कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड कर्नाटक स्टेट सौहार्द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये सौहार्द कोऑपरेटिव अगर आपको चाहिए तो आप गूगल में जाके आप सौहार्द कोऑपरेटिव एक्ट को अगर पढ़ेंगे, इट्स अ पैरेलल एक्ट। आंध्रा में भी एक मॉडल एक्ट है, आंध्रा का भी एक मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, तो एक ऐसा दोनों एक्ट भी होना चाहिए करके बोला है, बट महाराष्ट्र में अभी भी अपने पास नहीं आया है। एंड लिमिटिंग पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सुपरसीड जो है बोर्ड को बार बार सुपरसीड कर रहे थे तो उसको लिमिटेशन किया गया है। टाइमली इलेक्शन होना चाहिए करके बोला गया है, ताकि टर्म जो है मतलब टर्म बिफोर होने के पहले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टर्म बिफोर होने के पहले इलेक्शन होना चाहिए। और रेगुलेटरी पावर्स जो है कोऑपरेटिव बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत सारा रेगुलेटरी पावर पहला नहीं था, अभी क्या हुआ रेगुलेटरी पावर बहुत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अपना जो है स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी, दोनों भी रेगुलेटरी पावर में है। पहला नहीं था अपना पैक्स में, जैसे प्रूडेंशियल नॉर्म्स और अपना सीआरएआर जो है, अभी भी सीआरएआर क्या बोलते हैं 7% होना चाहिए इंक्लूडिंग पैक्स, जो है मिनिमम 7% सीआरएआर होना चाहिए करके बोलता है, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। और बीआर और क्या किया कि रिकमेंडेशन दिया गया, वैद्यनाथन कमेटी ने क्या किया, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ रिकमेंडेशन किया गया, उसके आधार पर बीआर एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 1949 ई के आधार पर। क्या बोलता है कि कोऑपरेटिव बैंक शुड बी ऑन पावर विद कमर्शियल बैंक। पहला क्या हो रहा था, कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक अलग अलग मतलब डिफरेंट कैटेगरी करके सोचा जा रहा था, बट अभी क्या हुआ दोनों भी सेम एट पार है, कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक दोनों भी सेम है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जो है वहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, प्रिस्क्राइब करना चाहिए जो कोऑपरेटिव बोर्ड में जो आते हैं उनके लिए। तो उसके आधार पर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर रहा है, डूज एंड डोंट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करके उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी दिया गया है। और बोर्ड में एक प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए करके भी वहां पे रिकमेंडेशन किया गया। और देखिए पहला बहुत सारे जो राज्यों में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ जो कंसर्न गवर्नमेंट का जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार है या असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स है, अगर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहेगा तो डिप्टी रजिस्ट्रार, स्टेट लेवल का रहेगा तो जॉइंट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर प्राइमरी लेवल का रहेगा तो असिस्टेंट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सीओ करके काम कर रहे थे।
बट महाराष्ट्र में नहीं है, वो सिस्टम महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन डाला गया था कि जो सीईओ है वो उस बैंक का ही सीईओ होना चाहिए। और देखिए बहुत सारा जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव महाराष्ट्र में नहीं है। जैसे आप केरला जाओगे या कर्नाटक जाओगे, तमिलनाडु जाओगे, तो वहां पे क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी करके नहीं बोलते हैं, उसको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक करके बोलते हैं। तो इसलिए वहां पे बोला है कि ऐसा जो संस्था है, बैंक या बैंकिंग या बैंकर करके जो शब्द है वो यूज नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो उसको बैंकिंग लाइसेंस यानी रजिस्टर्ड बॉडी से बैंकिंग लाइसेंस लेके उस नाम को ले सकते करके बोला है। उसके बाद लास्ट अभी कमेटी में मैं आ रही हूँ, हाई पावर कमेटी का शिवाजीराव पाटिल कमेटी करके बोला है, 2009 में जो आया है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहाँ पे क्या बोलता है, अमेंडमेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए करके बोल रहा है कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या फॉलो करना चाहिए, मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है फॉलो करना चाहिए बोलता है। इसमें क्या गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है कि गवर्नमेंट का अगर रोल है जैसे डिजाइनिंग द पॉलिसी या फंक्शन, जो पॉलिसी फ्रेम करना है, या सोसाइटी अच्छा चलना चाहिए, कोऑपरेटिव अच्छा चलना चाहिए, तो उसके लिए फ्रेमवर्क जो है या फैसिलिटेशन करना, ये गवर्नमेंट का रोल हो सकता है। और क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव में सॉफ्ट लोन या ग्रांट जो है देना चाहिए करके बोलता है। और डेप्यूटेड जो ऑफिसर्स रहेगा, तो जो भी डेप्यूटेड ऑफिसर रहेगा तो उसको टेन्योर कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर। मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे फेडरेशन में बहुत सारा लोग डेपुटेशन में जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो मिनिमम टेन्योर जो है उनका 3 साल होना चाहिए। बहुत सारा अभी भी महाराष्ट्र में, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ में अभी डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो क्या होता है, वहाँ पे एक डेपुटेशन में जाता है, तो मिनिमम 3 ईयर। ऐसा अलग अलग, जैसे शुगर फेडरेशन रहेगा या एमएससी बैंक का फेडरेशन रहेगा, या बाकी जो इसमें डेपुटेशन में जो ऑफिसर्स को नियुक्ति किया जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट का मनी अलाउड है, या इवन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो, तो वहां पे क्या है, मिनिमम टेन्योर कितना है डेपुटेशन में अगर जाएगा। अगर डीसीसी बैंक में एक डिप्टी रजिस्ट्रार जो है सीओ बन के जा रहा है, तो मिनिमम क्या है, 3 साल का ही वहां पे डेपुटेशन टेन्योर होना चाहिए करके बोल रहे हैं। और डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन प्लानिंग फॉर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव को डेवलपमेंट और ओरिएंटेशन प्लानिंग होना चाहिए, रेगुलेशन है, रजिस्ट्रेशन है, लीगल एट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए डिस्टिंग्विश करना चाहिए। देखिए डिस्टिंग्विश कैसा, आर्ट्रीब्यूशन का अलग, लीगल का अलग, और डेवलपमेंट का अलग होना चाहिए, तो प्लानिंग हो सकता है करके बोला है। और कॉम्पिटेंसी बढ़ाना चाहिए करके बोल रहे हैं। इसके लिए क्या होना है, कॉम्पिटेंसी बढ़ाना है तो प्रोफेशनलाइज होना चाहिए। सोसाइटी को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनलाइज कौन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज वेल एज एम्प्लॉय भी होना चाहिए करके बोल रहा है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी अपना एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होने के लिए बोल रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपना जो है पैसा फॉर्मेशन करना चाहिए, ताकि अगर अपने पास पैसा रहेगा तो ही क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना चाहिए है। और क्या किया, मतलब जो वीक और सिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको रिहेबिलिटेशन के बारे में, मतलब उनको पुनर्जीवन देना चाहिए करके बोल रहा है। ओके, इसके साथ जो है अपना आज का हमारा जो है, आप देख रहे हैं कि ओके, आज हमने